हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका नाम है रासायनिक ऊष्मागतिकी। ठीक है। तो रासायनिक ऊष्मागतिकी जो होती है ना, ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी प्रक्रम के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो मान लीजिए देखो, तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग। जैसे ए है तो ए से बी बन रहा है और इसमें कुछ ऊर्जा क्या हो, और इसमें कुछ ऊष्मा क्या है उत्सर्जित हो रही है। ठीक है। और ये ए है, कोई हमारे ये अभिकारक है, अभिकारक से हमारे क्या बना, ये रासायनिक क्रिया हुआ, उसके फलस्वरूप हमारी उत्पाद बी बना और उसके फलस्वरूप हमारा कोई ऐसा ऊष्मा हो रहा है, तो ऊष्मा का यहाँ अवशोषण हो रहा है। तो ये जो है इसमें तो ये ऊपर वाले रासायनिक अभिक्रिया में हमारा ऊष्मा का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ और इसमें अवशोषण हुआ। तो ये हम लोग को ओवरऑल बोलना क्या चाहता है कि ये कोई सा भी प्रक्रम है, ये प्रक्रम 1 है, ये प्रक्रम 2 है। ठीक है। तो ये दोनों प्रक्रम में हम लोग देख रहे हैं कि किसी में ऊष्मा का अवशोषण हो, किसी में ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, किसी में उत्सर्जन हो रहा है। मतलब कि किसी प्रक्रम के, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी प्रक्रम के फलस्वरूप या फिर फलस्वरूप की उष्मीय ऊर्जा में जब परिवर्तन होता है तो उसका अध्ययन हम लोग जब करते हैं तो वह क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है, जो कि विज्ञान की एक शाखा है। और इस रासायनिक जब यह परिवर्तन जो होता है रासायनिक होता है ना, तब हम लोग इसको रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के आधार पर हम लोग निकाय तंत्र को 2 प्रकार में हम लोग बांट देते हैं। पहला क्या होता है, हमारा सूक्ष्म तंत्र होता है, दूसरा हमारा होता है वृहद तंत्र। तो सूक्ष्म तंत्र जैसे कि हम लोग नाम से इसके स्पष्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं माइक्रो, बोलते हैं माइक्रो सिस्टम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। तो माइक्रो सिस्टम क्या होता है, जैसे कि कोई ब्रह्मांड का कोई सा भी ऐसा चीज है, ऐसा पदार्थ है जिसका हम लोग उसका अध्ययन देख कर ही केवल नहीं कर सकते हैं। इन हम सूक्ष्म आंखों से हम लोग उसको नहीं देख सकते उन सूक्ष्म तत्वों को। उसको देखने के लिए हम लोग को एक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो वो सब किसके अंतर्गत आता है, हमारा सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर हमारा सेकंड आता है क्या, वृहद तंत्र आता है। तो वृहद तंत्र हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारा वृहद तंत्र, मान लीजिए ये कोई बीकर है, तो बीकर में पानी है, तो हम ये जो पानी है इसका हम लोग को अध्ययन करना है। और इसमें हम लोग फिर क्या कर लगा दिए, इसमें हम लोग थर्मोमीटर लगा दिए। तो ये जो है ये इसको हम लोग अपने इन साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहला गया, वृहद तंत्र। और वृहद तंत्र कहलाता है, इसका एग्जाम्पल ये हम जो ऊष्मागतिकी की हम लोग रासायनिक ऊष्मागतिकी का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये भी हमारे वृहद तंत्र के उसके अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं ऊष्मागतिकी के कुछ मूलभूत तंत्र, कुछ मूलभूत पद। ठीक है। तो ऊष्मागतिकी क्या होता है, तो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम लोग किसका किसका अध्ययन करते हैं। तो ऊष्मागतिकी जो होता है वो किसी रासायनिक का कोई सा भी हमारा जब रासायनिक का विक्रिया होता है तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होता है या फिर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है। तो फिर ये दोनों चीज तो होता ही है। तो फिर उसके ठीक है, तो फिर उससे जो रिलेटेड उसमें गुण होता है और नियमों का जो उसमें ऊर्जा के साथ साथ जो संबंध होता है उसका जो अध्ययन होता है, हम लोग सब किसके अंतर्गत करते हैं, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करते हैं। फिर हमारे ये नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं हम लोग निकाय तंत्र। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को मेनली इसी का ही पूरा क्या करना पड़ता है, इसी का ही पूरा अध्ययन करना पड़ता है इस ऊष्मागतिकी के शाखा के अंतर्गत। ठीक है। तो निकाय तंत्र के इसको बोलते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड का वह पृथक भाग जिसे ऊष्मागतिकी के परिवर्तनों के अध्ययन के लिए चुना जाता है, निकाय तंत्र कहलाता है। ये जहां हम लोग रहते हैं वो तो पूरा ब्रह्मांड ही है। तो ऐसा चीज या ऐसा कुछ भी वस्तु हो गया जिसको हमने ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुना है, तो वह भाग क्या कहला गया, आपका सिस्टम कहलाता है। ठीक है। सिस्टम या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। फिर हमारा आता है परिवेश या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिपार्श्विक। ठीक है। तो फिर मान लीजिए जैसे ये हमारा कोई बीकर है, मान लीजिए ये कोई हमारा बीकर है और इसमें ये जल इसमें भरा हुआ है। ठीक है। और हम लोग और ये जो हो गया, तो ये जल हो गया, तो जल हमारे लिए किसका काम करेगा, ये सिस्टम का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद ये जो बीकर हो गया, तो बीकर के बाहर जो भी हमारा क्षेत्र है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परिपार्श्विक, क्या बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं। और ये जो बीकर है, तो ये जो बीकर है ये इस सिस्टम को और इस सिस्टम को और इस परिवेश या परिपार्श्विक मतलब सराउंडिंग को अलग करने का कार्य कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी परिसीमा बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। देखो इसमें तो ये सब दिखाई, इसमें तो ये पूरा एग्जैक्टली इसमें बताया ही दिया है। ये हमारा कोई बीकर है, ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है, तो ये तो
ये जो लाइन है इस बीकर की, ये जो बाउंड्री है, तो इसको ही हम लोग बाउंड्री बोलते हैं या फिर हम लोग इसको परिसीमा बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का अगला आता है क्या, निकाय तंत्र के प्रकार। तो इसमें पहला क्या होता है, हमारा खुला तंत्र होता है। तो खुला तंत्र मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है, तो अगर हम लोग गर्म करते हैं या फिर ठंडा करते हैं, कुछ भी करते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो फिर ये मान लीजिए अगर टेम्परेचर अगर बढ़ता है वातावरण का, तो ये अपने आप ही ऊपर जाके वाष्पित होगा। ठीक है, यहाँ से ये जो इसका ऊपर का पोर्शन तो खुला हुआ है, तो ये ऊपर से भी जाकर इसका वाष्पित हो जाएगा और इधर से भी इसकी ऊष्मा निकलेगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुला तंत्र बोलते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसे निकाय तंत्र जो अपने परिवेश के साथ द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों का ही विनिमय कर सकते हैं, उसको खुला तंत्र हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, मतलब कि कोई भी बीकर है, इसमें पानी है, तो ये ऊष्मा जब ये ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है, पहले ये 100 ग्राम था, ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है, तो बाद में हम लोग देखते हैं 90 ग्राम बचता है, राइट। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सेकंड, इसमें क्या बोलते हैं, बंद तंत्र। तो बंद तंत्र में क्या होता है, मान लीजिए कोई बीकर है, इसमें अंदर में कुछ भी जल या कुछ भी इसमें कुछ भी हम लोग पदार्थ इसमें रख देते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं। ठीक, तो फिर हम लोग और हम लोग इसको ठंडा करते हैं, तो ठंडा है, ठीक है, तो फिर इसमें ऊष्मा के रूप में ये जो बीकर है इसके बाहर से ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है, किंतु यहाँ से ये पदार्थ निकल ही नहीं पाता। मतलब ऐसे निकाय तंत्र जो अपने परिवेश के साथ द्रव्यमान का विनिमय नहीं कर सकते हैं, किंतु ऊष्मा का विनिमय कर सकते हैं, बंद तंत्र कहलाते हैं। और हम लोग इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी जूस है, राइट, तो कोई भी जूस है, तो जूस में क्या क्या होता है हमारा, कि कोई भी फ्रूट्स होते हैं, वो होते हैं उसके प्लम होते हैं, और हमारे उसमें शुगर होता है, और उसमें वाटर थोड़ा सा मिला देते हैं, तो फिर हमारा जूस बन जाता है। तो फिर हम लोग ले लिए, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर जूस ले लिए, फिर उसके जूस के फिर हम लोग उसको जूस बनाए, तो हम लोग तो ठंडा ही पीना चाहेंगे, तो जूस के जो ग्लास हम लोग लेते हैं, तो ग्लास में हम लोग ये ऊपर में इसका प्लेट रख देते हैं या कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, तो फिर ठंडा करते हैं, तो फिर हम लोग उसको सामान्य ताप में, जब हम लोग ऐसे कमरे के ताप पर उसको कमरे में रखते हैं, तो ठंडा है, तो उसके बाहर से फिर हम ऐसे ऊष्मा निकलने चालू हो जाती है। लेकिन ये जो हम लोग प्लेट रखे हैं, तो इसके ऊपर में वो हमारा जो भी जूस है वो वाष्पित नहीं होता है, तो ये उसी का उदाहरण है कि बंद तंत्र। उसके बाद फिर हमारा अगला आता है क्या, विलगित तंत्र। तो ऐसा निकाय तंत्र, मान लीजिए हम लोग का ये एक सिस्टम है, तो ऐसा निकाय तंत्र जिससे ना तो ऊष्मा है, ऊष्मा परिवेश के विनिमय कर सकता है, ऊष्मा का क्या बोलना चाहिए, इसमें परिवेश के साथ विनिमय नहीं हो पाता है, नहीं उसका द्रव्यमान के साथ हो पाता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, थर्मस होता है। तो थर्मस में ही आप लोग देखे होंगे कि जैसे हम लोग उसमें गर्म पानी रखते हैं, गर्म चाय रखते हैं, या फिर ठंडी चीज जो भी रखते हैं, तो उसमें तो हम लोग 24 घंटे कितने भी देर रख ले, 24 घंटे एक दिन, या कई चीज का रहता है 6 घंटा 4 घंटा। ठीक है, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि वो गर्म है तो गर्म ही है, तो गर्म है तो गर्म ही है, ठंडा है तो ठंडा ही। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के साथ किसका, और अपने द्रव्यमान का और अपने ऊष्मा का क्या है, विनिमय नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे जो तंत्र होते हैं, ऐसे जो सिस्टम होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलगित तंत्र बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगला आता है क्या, अवस्था परिवर्ती या फिर अवस्था फलन आता है। तो अवस्था फलन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे निकाय तंत्र के ऐसे गुण जो उसकी अवस्था पर निर्भर करते हैं, प्रकृति या परिवर्तन की दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं, अवस्था परिवर्ती या अवस्था फलन कहलाते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए ए है, ए से बी में ए है, तो ए से किस में ये कन्वर्ट होता है, बी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और अवस्था परिवर्ती को हम लोग डेल टी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसका पहले का क्या था, अवस्था T1 था, T1 से T2 हुआ, तो इसमें अवस्था परिवर्तन क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो डेल टी हो जाएगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, अवस्था परिवर्ती मतलब क्या बोलते हैं कि ए से बी में परिवर्तन हुआ, मतलब कि ठोस से ठोस में परिवर्तन हुआ, या फिर ठीक है, या फिर ठोस से ठोस में परिवर्तन हो रहा है, या फिर ठोस से गैस में परिवर्तन हो रहा है, या फिर गैस से द्रव में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अवस्था परिवर्ती। ठीक है, तो और ये क्या बोलता है कि प्रकृति या परिवर्तन की दिशा पर नहीं, तो ये क्या बोलना चाहिए कि अवस्था परिवर्ती जो गुण होता है वो उसके परिवर्तन की दिशा पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि ये उत्क्रमणीय है या फिर अनुत्क्रमणीय है, इस पर ये डिपेंड नहीं करता है, केवल उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो किस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है उस पर वो डिपेंड करता है, राइट। फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या, निकाय तंत्र के गुण। तो इस पे देखो, निकाय तंत्र के गुण कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, विस्तीर्ण गुण होता है, गहन गुण होता है। जब निकाय तंत्र की जो ऐसे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, उसकी
प्रकृति पर नहीं, ठीक है, पदार्थ का जो भी हम लोग पदार्थ ले रहे हैं उसके क्वांटिटी पर निर्भर करता है कि कितना उसका द्रव्यमान है, आयतन है, उसका मास कितना, उसका वॉल्यूम कितना है, ये सब जो भी है उसको हम लोग विस्तीर्ण गुण के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और गहन गुण फिर अगला क्या होता है कि पदार्थ की ये क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि ज्यादा शांतता है कि कोई सा पदार्थ में शांतता कितनी, उसका पृष्ठ तनाव कैसा है, तो इस पे ये निर्भर करता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि प्रक्रम के प्रकार। तो प्रक्रम के कितने प्रकार होते हैं हम लोग देखते हैं। पहला होता है इसमें कि समतापी प्रक्रम, ठीक है। तो फिर समतापी प्रक्रम में क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई सा भी अभिक्रिया है ए से बी में कन्वर्ट हुआ, तो इसमें जब ए था, मतलब कि जब ए बी में परिवर्तित नहीं हुआ था तब इसका टेम्परेचर क्या था, T1 था। उसके बाद जब ए बी में परिवर्तित हो गया तब इसका टेम्परेचर क्या है, T2। जब हम लोग इसका ताप में परिवर्तन निकालेंगे, ठीक है, ये ताप में टेम्परेचर इसका जो भी डिफरेंस निकालेंगे, डेल टी निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, T2 - T1 आएगा। तो इसमें डेल टी का मान 0 आना चाहिए, मतलब कि ताप में परिवर्तन नहीं होता, उसको हम लोग समतापी प्रक्रम कहते हैं। मतलब कि जब प्रक्रम स्टार्ट हुआ और जब प्रक्रम खत्म हो जाता है तब उसके ताप में परिवर्तन होता ही नहीं है, उसके ताप में परिवर्तन 0 होता है, मतलब T1 = T2। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समतापी प्रक्रम। उसके बाद फिर अगला हम लोग देखते हैं क्या, समदाबी प्रक्रम, ठीक है। तो समदाबिक प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पदार्थ ए है और बी है, तो ए से बी में जब ए है तो ए का इसका जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो P1 होता है, बी का और इसमें प्रेशर है P2 है। जब ए से बी में कन्वर्ट हुआ तो इसका प्रेशर P2 है, मतलब इसमें जो दाब में परिवर्तन होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो P1 = P2। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समआयतनी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, सॉरी। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, समदाबी प्रक्रम, मतलब, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि मान लीजिए कोई हमारा बीकर है और इसमें पानी, ये पानी या फिर जल या फिर कुछ और भी विलयन इसमें भरा हुआ हो सकता है। तो अगर हम लोग ये जल या फिर कुछ भी विलयन है, अगर हम लोग इसके आयतन में कमी करते हैं तो दाब में कमी होती है, आयतन में वृद्धि करते हैं तो दाब में वृद्धि होती है, वही बोला है। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आता ही है। ऐसे प्रक्रम जिसमें आरंभ से अंत तक निकाय की उष्मा जो है समान बनी रहती है, उसको हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इस प्रकार के प्रक्रम के फलस्वरूप निकाय के परिवेश के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता। रुद्धोष्म प्रक्रम अपने ताप में परिवर्तन करके उष्मा को नियत बनाए रखता है। मतलब कि जैसे ये कोई भी हमारा बीकर है, अगर तो फिर ताप हम लोग कम कर रहे हैं या फिर ज्यादा कर रहे हैं उसमें, तो फिर ताप कम कर रहे हैं तो उष्मा में कमी होती है, ताप बढ़ाते हैं तो उष्मा में वृद्धि होती है। तो कुल मिला के उसका उष्मा में परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। मान लीजिए कोई पदार्थ ए है, ए से बी में कन्वर्ट हुआ, तो फिर इसके क्रमशः उष्मा के मान क्या होता है, इसका Q1 है, इसका Q2 है, तो इसका टोटल उष्मा में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। मतलब इसमें Q1 मतलब प्रक्रम के आरंभ का जो भी हमारा उष्मा था और प्रक्रम के बाद का उष्मा था, वो दोनों का मान बराबर आएगा। और ये दोनों के प्रक्रम के प्रारंभ और अंत के उष्मा में परिवर्तन का वैल्यू कितना आ जाता है, इसमें 0 आ जाता है, ठीक है। तो समआयतनी प्रक्रम में क्या होता है कि कोई भी प्रक्रम है तो प्रक्रम के आरंभ और अंत में उसके आयतन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता और उनके आयतनों के मध्य का जो अंतर होता है वो हमेशा 0 होता है। और समआयतनी प्रक्रम में हम लोग निकाय जो होता है, कोई भी सिस्टम जो होता है, वो अपने दाब में परिवर्तन करके आयतन को नियत बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है क्या, चक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय प्रक्रम किसको बोलते हैं, जब ऐसे प्रक्रम जिसमें विभिन्न पदों से होते हुए निकाय वापस पुनः अपनी आरंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, चक्रीय प्रक्रम। तो ए से मान लीजिए कोई भी अभिकारक है, वो ए से बी बन रहा है, फिर बी से फिर हमारा सी बन रहा है, तो सी से फिर ए बन जा रहा है, तो ये हमारा कहलाता है चक्रीय प्रक्रम। और फिर छठवां इसमें है क्या, उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है, जैसे ये ए है तो ए से बी बन रहा है, फिर बी से फिर से ए, फिर बी है तो फिर से बी से ए बन जा रहा है, मतलब ये कभी क्रिया संपन्न होती ही नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्क्रमणीय प्रक्रम। फिर 7वां आता है इसमें क्या, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है कि ये केवल एक दिशा में होता है, ए से बी बन रहा है या फिर बी से ए बन रहा है, तो ये केवल एक दिशीय होती है। और उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होती है, 2 दिशा में होता है, वो ए से बी बनता है और बी से ए बनता है, ठीक है।
उसके बाद फिर हम लोग अगला अपना आते हैं क्या, आंतरिक ऊर्जा। तो कोई सा भी प्रक्रम है, ठीक है, तो कोई सा भी प्रक्रम है वो किसी सिस्टम के ताप, दाब, आयतन और रासायनिक प्रकृति है ना, इस पे निर्भर करती है, ठीक है। तो और किसी निकाय तंत्र की आंतरिक कोई भी हमारा जो आंतरिक ऊर्जा है उसको हम लोग उसकी नैज ऊर्जा भी बोलते हैं, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और किसी पदार्थ की हम लोग इसका परिभाषा बनाने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किसका योगफल होती है, उसके स्थानांतरण ऊर्जा, उसके स्थानांतरण ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, और ये अन्योन्य क्रिया की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन उत्तेजन ऊर्जा का क्या होता है, योगफल होता है, ठीक। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम लोग ये डेल ई से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कोई प्रक्रम है, ए से बी बन रहा है, इसका आंतरिक ऊर्जा E1 है, इसका E2, इसका इनिशियल E1 है, फाइनल E2 है, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेल ई आ जाएगा, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा, राइट। और हाँ, और ये जो होता है आंतरिक ऊर्जा जो होता है वो एक अवस्था परिवर्ती होती है, ठीक है। इसका अवस्था परिवर्ती गुण होता है, अर्थात उसका मान जो होता है निकाय तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है। अवस्था पर निर्भर करता है दैट मीन्स वो ठोस है, द्रव है या फिर गैस है, उस पर उसका आंतरिक ऊर्जा निर्भर करता है, उसकी प्रकृति या परिवर्तन की दिशा पर नहीं करता है। प्रकृति इन द सेंस कि उसका क्या बोलना चाहिए, देखो हम लोग उसका प्रकृति का हम लोग पढ़े ना अभी यहाँ की वो श्यानता है कि उसके श्यानता के मान पर, पृष्ठ तनाव के मान पर, इस पर वो क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और न ही परिवर्तन की दिशा पर। तो परिवर्तन की दिशा का मतलब, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो उत्क्रमणी है कि अनुत्क्रमणी, उत्क्रमणी मतलब कि वो कोई भी जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय है या फिर उत्क्रमणीय या फिर अनुत्क्रमणीय है, मतलब एक दिशीय है कि बहुदिशीय है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, वो उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी ये क्या बोल रहा है, अगर हम लोग कोई भी यहाँ आगे तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए ये चिन्ह परिपाटी दिया हुआ है, तो हम लोग को ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगर निकाय तंत्र को हम लोग उष्मा देते हैं तो उसको प्लस क्यू से डिनोट करते हैं, निकाय तंत्र द्वारा उष्मा जब दी जाती है तो उसको माइनस क्यू से करते हैं। निकाय तंत्र पर अगर हम लोग कार्य करते हैं तो ये प्लस क्यू से डिनोट करते हैं, निकाय तंत्र द्वारा अगर कार्य किया जाता है तो उसको फिर माइनस डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग देखते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम लोग को क्या बोलता है कि ऊर्जा या ऊष्मा जो होती है वो न तो उत्पन्न की जाती न ही नष्ट की जाती, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि किसी निकाय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, निकाय तंत्र को दी गई ऊष्मा, तो दी गई ऊष्मा क्यों बोल रहा है इसमें, हम लोग चिन्ह परिपाटी में भी देखे हैं कि निकाय तंत्र को दी गई ऊष्मा को किससे डिनोट करते हैं, हम लोग प्लस क्यू से डिनोट करते हैं, राइट। और उस पर किया गया कार्य को भी प्लस डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगर निकाय तंत्र द्वारा किया गया कार्य रहता है तो माइनस डब्ल्यू, राइट। तो इन दोनों के योगफल के बराबर होता है उसका सिस्टम का आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन। तो ये फिर कहलाता है हमारा क्या, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। फिर देखो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग निकाय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करते हैं तो नहीं होता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो डेल ई का वैल्यू अगर 0 हुआ तो फिर 0 हुआ तो हमारा ये क्या आ जाएगा, Q इधर आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसका नया परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी निकाय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन न हो तो निकाय तंत्र को दी गई ऊर्जा, तो निकाय तंत्र को दी गई जो ऊष्मा होती है निकाय तंत्र द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि कार्य जो होता है, कार्य कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक यांत्रिक कार्य होता है और विद्युतीय कार्य होता है। और यांत्रिक कार्य कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, दाब आयतन कार्य होता है और एक होता है आपका उपयोगी कार्य।